हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डिजिटल फॉक्स एकेडमी। डिजिटल फॉक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस लाल कलर के बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ जो वहाँ पे घंटी का आइकन होगा उसे प्रेस कर प्रायोरिटीज़ में जाकर नोटिफिकेशन को ऑल में रख दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सेंड कर सके। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक बेसिक टू एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग के सभी मॉड्यूल्स को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहला है आपको लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस हम जो है प्रोवाइड करते हैं। हर एक डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल का, चाहे वो पीपीसी हो, चाहे वो एसएमएम हो, चाहे वो आपका एसईओ हो, हर एक के आपको इन डेप्थ लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ साथ जो है यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। जो कोर्स की प्राइस है वो है 3000 रुपीज़। तो अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपीज़ के 3 इंस्टॉलमेंट में इस फी को पे कर सकते हैं। साथ साथ इसमें आपको एक फ्री पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से इस कोर्स की सबसे बड़ी आईपी है। सो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर हमारे साथ इस एक जर्नी में जुड़ सकते हैं। यही सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा नाम जय किशन चौहान है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजिटल फॉक्स एकेडमी। मैं लास्ट 5 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और वर्क कर रहा हूँ, और इस चैनल पे जो भी आप चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो सारे मेरे एक्सपीरियंस और एनालिसिस का कुछ लेखा जोखा होगा। तो आप स्क्रीन को पॉज करके मेरे क्रेडेंशियल्स को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे क्रेडेंशियल्स को चेक कर लिए होंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ प्रैक्टिसेस एंड इट्स टाइप के बारे में। जो लोग बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि एसईओ क्या होता है या फिर ये टॉपिक एक्चुअल में किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग के बैकएंड मार्केटिंग के मॉड्यूल से रिलेटेड है। तो ये हर जगह काम करता है। नो मैटर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, नो मैटर आप एसईओ कर रहे हो, सिर्फ नो मैटर आप खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप एफिलिएट करना चाहते हो, एसईओ हर जगह वर्क करता है। सो आज हम बेसिकली इसी एसईओ की कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम न्यू वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई न्यू आर्टिकल लिखते हैं, तो हमारा वन एंड ओनली जो एम रहता है वो होता है गूगल SERP, मीन्स गूगल के सर्च इंजन रैंक पेज पे टॉप 3 पोजीशन को एक्वायर करना, एंड मोस्ट प्रॉब्ली टॉप 1 में हमें अपने आर्टिकल को रैंक कराना होता है। तो उसके लिए हम SEO करते हैं, दैट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करते हैं। मीन्स अपने कंटेंट को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि हम एक अच्छी रैंकिंग को एक्वायर कर सके। तो जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं उसके लिए, जो भी हम अटैम्प्ट्स करते हैं, वो इन 3 जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में, विच इज़ वाइट हैट SEO, ब्लैक हैट SEO और ग्रे हैट SEO के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो आज मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना है, किस प्रैक्टिस को आपको नहीं करना है। सो ये वीडियो फ्यूचर ब्लॉगर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंटली जो कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आता है हमारा वाइट हैट SEO। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, तो हम उसको उसी बेस पर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले होता है कि व्हाट वाइट हैट SEO मीन्स। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को रन करते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, सब कुछ करते हो, तो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग वाइट हैट SEO टेक्निक। सिंपल एज दैट। ओके, जो सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर वाइट हैट SEO टेक्निक्स इंपॉर्टेंट। देखिए, वाइट हैट SEO अगर आप फॉलो करते हो तो इसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इट माइट टेक 6 months और मोर देन दैट, बट जब आपको रिजल्ट आना शुरू होगा तो वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। सो ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन ये सबसे सही है। कहते हैं ना कि
अगर आप धीरे धीरे कुछ चीज़ को सीखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अगर आप चालाकी करके सिर्फ चीज़ों को स्किप करके सीखोगे तो आपकी नॉलेज में कहीं ना कुछ फ्लॉज रहेगा ही। वैसे ही वाइट हैट एसईओ का भी गेम होता है, आप धीरे धीरे ग्रो करिए, आप एक अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। थर्ड है सम एग्जाम्पल ऑफ वाइट हैट टेक्निक। देखिए वाइट हैट टेक्निक के एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं, जैसे क्रिएट हाई क्वालिटी यूज़र फ्रेंडली कंटेंट, फॉलो ऑल गाइडलाइंस ऑफ गूगल, ठीक है ना, और इजी वेबसाइट नेविगेशन वगैरह भी होता है। तो ये सब चीज़ें जब आप बनाते हो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको ये सोचना है कि आपको यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचना है, क्या मैं यूज़र के साथ कुछ छलावा कर रहा हूँ, क्या सिर्फ मैं वेबसाइट को रैंकिंग कराने के लिए उनको एक बहुत पुअर कंटेंट दे रहा हूँ। क्योंकि अगर वो आपका पुअर कंटेंट होगा तो ऑब्वियसली यूज़र के पास ऑप्शन होता है कि ऊपर से क्रॉस के बटन को दबा के बैक सर्च में दोबारा जाने का। उससे यूज़र को तो कुछ नुकसान होगा नहीं, लेकिन आपके वेबसाइट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपका बाउंस रेट बढ़ेगा विच इज़ इन टर्न अफेक्ट योर रैंकिंग। चौथा जो इसमें क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वाइट हैट एसईओ टेक, ठीक है ना, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि ये 6 महीने से लेकर 1 साल भी लग सकता है या फिर उससे भी जल्दी, डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिसेस एंड योर नॉलेज। तो काफ़ी सारी चीज़ जो है वो रैंकिंग में जो है आपके डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं। बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स का कहना है कि 100+ फैक्टर्स जो होते हैं जिसके वजह से एक वेबसाइट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में जो है वो रैंक करती है, पर सभी को सभी नहीं पता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के टॉप पे रैंक करने के, वो ये होते हैं उनकी कंटेंट सबसे पहले, दूसरा उनकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ, जो उनकी बैकलिंक प्रोफाइल का स्ट्रेंथ, तीसरा जो होता है वो होता है उनकी पेज लोड स्पीड, और चौथा उनकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी की, वो कितने पुराने हैं और कितना अच्छा कंटेंट वो हमेशा से प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो बस आपको ये सोचना है कि आपको यूज़र जब आपके साइट पर आए तो आपको उनको एक अच्छा कंटेंट देना है, वैल्यूबल कंटेंट देना है, क्योंकि अगर वो अच्छा और वैल्यूबल होगा तो ऑर्गेनिकली आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो प्रैक्टिस होती है वो हमारी होती है ब्लैक हैट एसईओ की। अब जैसे कि ब्लैक हैट एसईओ होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हम गलत तरीक़ों से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें ब्लैक हैट एसईओ की प्रैक्टिसेस में कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस को मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है, जैसे आर्टिकल स्पिनर। अगर आप किसी भी एसईओ टूल की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप जैसे बैकलिंक चेकर के लिए आप जाते हैं या फिर पैराग्लिज्म चेकर के लिए किसी भी वेबसाइट में जाते हो, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल स्पिनर का भी ऑप्शन मिलता है। बेसिकली आर्टिकल स्पिनर क्या करता है, आर्टिकल स्पिनर आपके एग्जिस्टिंग आर्टिकल को, जो मोस्ट प्रोबेबली आपने कॉपी पेस्ट वाला ही होगा, उसको थोड़ा सा रिहैश कर देता है। रिहैश भी नहीं, उसमें कुछ वर्ड को चेंज करके वो आपको ऐसा दिखा देगा कि लो भाई आपके लिए एक नया का नया आर्टिकल रेडी हो गया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल स्पिनर बेसिकली उस एक एल्गोरिदम पे वर्क करता है। वो बेसिकली वर्ड्स के कुछ सिनोनिम और एंटोनिम्स को चेंज कर देता है और वो यूज़र को बोलता है कि ये न्यू आर्टिकल है, बट बेसिकली वो न्यू आर्टिकल नहीं होता है, वो आपके जो ओरिजिनल आर्टिकल होता है उसी की एक कॉपी को दिखाता है। सो अगर आप उसको जैसे कहते हैं अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दोगे तो अगेन वो ब्लैक हैट एसईओ में आता है और गूगल को पता चल जाता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ कुछ वर्ड को ही जो है वो चेंज करता है, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें होते हैं कॉपी होती है, और जो न्यू यूज़र्स होते हैं वो इतना ध्यान देते नहीं हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो चेंज करते भी हैं आर्टिकल स्पिनर, जो कि बॉट के थ्रू होता है, वो टेक्निकली भी और लॉजिकली भी सही साउंड नहीं करता है, मतलब सेंटेंस का कई बार तो कोई सेंस भी नहीं पड़ता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आर्टिकल स्पिनर चाहे वो पेड हो या फ्री हो मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बकवास चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ है गाइस वो है हिडन टेक्स्ट। हिडन टेक्स्ट, ये लाल वाला पॉइंट में आ गया हूँ। जैसे अभी ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लैक हैट एसईओ को यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखा है। हिडन टेक्स्ट में क्या करते हैं लोग कि कीवर्ड को ना, मतलब ज़बरदस्ती के घुसाने के लिए कीवर्ड स्पैम करने के लिए, जिस पे उसको रैंक करना है। अब उनको पता है कि अगर वो बेवजह के कीवर्ड डालते रहेंगे, जैसे मैं लिखने वाला हूँ ब्लैक हैट एसईओ में, ब्लैक हैट एसईओ के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ। अब मैं ब्लैक हैट एसईओ को इतनी बार लिखना चाहता हूँ कि मतलब गूगल को लगे अरे ब्लैक हैट एसईओ के बारे में बहुत कुछ है इसमें, तो लेकिन अगर मैं बार बार ब्लैक हैट एसईओ 10 जगह यूज़ करूँगा तो वो आर्टिकल ना यूज़र फ्रेंडली नहीं रह जाता है। तो लोग करते क्या हैं, जैसे ये अभी येलोइश है और पीछे बैकग्राउंड इसका वाइट है, क्या होगा अगर मैं इसको भी वाइट कर दूं, ठीक है ना, और पीछे बैकग्राउंड में वाइट तो है ही, तो यूज़र को तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो वहाँ पे टेक्स्ट है। तो ऐसे लोग अपने कीवर्ड्स को स्पैम कर देते थे। तो क्या होता था कि 2 पैराग्राफ, जैसे
दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस है तो लोग वहाँ पे ही अपना हिडन टेक्स्ट लगा देते थे, तो यूज़र को लगता था कि दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस है तो स्पेस होगा, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ पे हिडन टेक्स्ट उन्होंने छुपाया होता था। लेकिन पहले के टाइम ये वर्क करता था, लेकिन अभी के टाइम ये ब्लैक हैट एसईओ की प्रैक्टिसेस में काउंट होता है। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत कीजिएगा। जो आपका बैकग्राउंड टेक्स्ट है, बैकग्राउंड का कलर है, जैसे ये वाइट है तो प्लीज़ ऐसा रखिएगा कि वो विजिबल हो, कॉन्ट्रास्टिंग हो। ऐसा ना हो कि वाइट है तो आपने भी वाइट रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके बाद जो है हिडन लिंक्स, जो हिडन टेक्स्ट के ऊपर अगर आप अपना कोई लिंक लगा देते हैं तो वो हिडन लिंक्स प्रैक्टिसेस में होता है। तो उसमें क्या होता था कि आप स्वाइप कर रहे हो तो बीच में किसी लिंक पे क्लिक हो गया तो दूसरा पेज खुल गया। मे बी अगर वो आपके वाले पेज को क्रॉस करके जाएगा तो पीछे बैकग्राउंड में पेज तो रन करते रहा है। तो ये भी ब्लैक हैट एसईओ की प्रैक्टिसेस है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कीवर्ड स्टफिंग में हम क्या करते हैं कि कीवर्ड को जिस पे हमें रैंक करना है उसका स्पैम कर दिया, मतलब बहुत सारे कीवर्ड यूज़ कर दिए, मतलब जहाँ ज़रूरी भी नहीं है कीवर्ड ही कीवर्ड भरे हुए हैं। आर्टिकल 600 वर्ड का और कीवर्ड से ही, खाली कीवर्ड से ही आपके 100 वर्ड्स हो रहे हैं। तो वो भी एक ब्लैक हैट एसईओ का ही एक प्रैक्टिस होती है। आप कीवर्ड को उतना ही यूज़ कीजिए जितनी ज़रूरत हो और जो कि कीवर्ड डेंसिटी को आपके सेटिस्फाई करें। कीवर्ड डेंसिटी को हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है पेड लिंक्स। पेड लिंक्स पहले के टाइम ये बहुत अच्छे से वर्क करता था। अगर जब इंस्टेंटली आर्टिकल्स को रैंक कराना होता था, हम क्या करते थे कि अपने आर्टिकल का, अपने यूआरएल का हम बॉट्स के थ्रू अलग अलग साइट्स में जाके बैकलिंक्स क्रिएट कर देते थे। तो उससे क्या लगता था कि जो गूगल के क्रॉलर्स होते थे उनको लगता था अरे इस वेबसाइट के बारे में तो हर जगह बात हो रही है तो इसको हमें रैंक करवाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये टेक्निक वर्क नहीं करती हैं। एंड जैसे ये पेड लिंक्स बनाते हैं, जैसे अगर आप फाइवर में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 60 DA के आपको बैकलिंक्स के ऑफ़र आते हैं। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी बैकलिंक्स को किसी भी बॉट के थ्रू ना बनाएं और मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करें कि आप खुद ही बैकलिंक्स को बनाएं। और बैकलिंक्स बनाने के भी काफ़ी तरीके होते हैं और ये ऑफ पेज एसईओ बड़ा ही झंझट वाला काम होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। बट अगर आप सही से फॉलो करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग, तभी हमने कहा कि व्हाइट हैट एसईओ थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ब्लैक हैट एसईओ में आप पैसा लगा के रैंक तो कर लेंगे, लेकिन अगर गूगल को पता चल जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बात करते हैं लास्ट प्रैक्टिस के बारे में, जो कि है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग में क्या करते हैं आप समझिएगा। मान लीजिए मेरी एक ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट है, लेट्स सपोज, ओके। तो मैं एक कीवर्ड पे रैंक कर रहा हूँ जो कि ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है। आप मेरी वेबसाइट में आते हैं किस माइंडसेट के साथ? आप सोचेंगे कि आर्टिकल जो होगा वो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड होगा कुछ, लेकिन आप क्या देखते हैं कि भाई उसमें तो गैम्बलिंग का कुछ आर्टिकल है। तो यूज़र को मिसगाइड करने वाले जो आर्टिकल होते हैं, या फिर अगर आपकी वेबसाइट किसी, मान लो आपकी टेक्नोलॉजी पे है और आप अगर फैशन पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो तो वो क्लॉकिंग होगी। क्लॉकिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। क्लॉकिंग में होता क्या है कि दो तरीके से वर्क करते हैं, समझिएगा इसको आराम से। मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस देता हूँ कि जैसे हम तो यूज़र हैं, ठीक है ना, और एक होता है गूगल के बॉट्स जो कि आपकी वेबसाइट को फैच करते हैं, आपके डाटा को कलेक्ट करते हैं कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, आपका आर्टिकल किस बारे में है, और गूगल के सर्वर में उसको जाके स्टोर कर देते हैं। तो जब एज अ यूज़र आप साइट पे जाते हो तो आपको तो गैम्बलिंग की साइट दिख गई, ठीक है ना, गैम्बलिंग की साइट दिख गई। लेकिन जब गूगल का बॉट आपके लिंक में क्लिक करके जाता है तो उसको आपका ओरिजिनल कंटेंट दिखता है जो कि ब्यूटी पार्लर वाला होता है। तो यही जो एक प्रैक्टिस होती है कि गूगल को अलग छलावा देना है और यूज़र को अलग छलावा देना है, इसी को हम क्लॉकिंग कहते हैं। बहुत लोग आजमाते हैं, लेकिन ये ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक है। जिस दिन गूगल को ये पता लग गया कि आप ब्लैक हैट एसईओ को कर रहे हैं तो भाई आप समझ लीजिएगा कि आपकी वेबसाइट को बहुत तगड़ी पेनल्टी लगेगी, या मे बी वो आपकी वेबसाइट को बैन कर देते हैं। और मुझे लगता नहीं कि क्लॉकिंग का कुछ फ़ायदा है। क्लॉकिंग का फ़ायदा कुछ जगहों पे हो सकता है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में हो सकता है, लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हो तो मुझे लग नहीं रहा है कि क्लॉकिंग का कुछ फ़ायदा मुझे दिखता है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ बाउंस रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाउंस रेट बढ़ने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि यूज़र, अगर मैं कोई अच्छे टॉप शूज़ लेने जा रहा हूँ, मुझे कोई मोबाइल की साइट में कोई आर्टिकल में अगर मैं उसमें पहुँचता हूँ तो मैं तो उसको भाई कैंसिल ही करूँगा ना, तो इससे साइट का बाउंस रेट ही बढ़ेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि क्लॉकिंग इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये भी ब्लैक हैट एसईओ को एक के अंडर आता है। बढ़ते हैं आगे
तीसरा जो है टेक्निक है वो है ग्रे हैट एसईओ। सॉरी यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, यहाँ पे 2 हो गया है। ग्रे हैट बेसिकली आप समझिएगा, जैसे अगर आप ब्लैक में थोड़ा वाइट ऐड करोगे तो हल्का सा लाइट हो जाता है, जिसको जो कि ग्रे में कंसिडर होता है। तो ग्रे हैट टेक्निक बेसिकली वाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ के बीच का मामला है। और आप ऐसा क्या मान सकते हैं कि इसमें 90% वाइट हैट एसईओ होता है और 10% ब्लैक हैट एसईओ होता है। ग्रे हैट टेक्निक इलीगल नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको समझदारी से करना है, क्योंकि पता नहीं लगता है कि कब ग्रे हैट ब्लैक हैट के अंडर आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको स्मार्टली करना है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वरना आप वाइट हैट एसईओ में स्टिक रहे। ग्रे हैट एसईओ वो लोग करते हैं जो कि थोड़े से एडवांस ब्लॉगर होते हैं, उनको पता होता है कि इससे उनकी साइट को कितना हार्म पहुंच सकता है। और अगर हार्म पहुंच रहा है तो दैट मीन्स उनको अपने फ़ायदे को भी देखना पड़ेगा कि फ़ायदे और नुकसान का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है फ़ायदा कम। तो ये जो न्यू ब्लॉगर्स हैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि वो ग्रे हैट एसईओ को फॉलो करें। तो कुछ यहाँ पे टेक्निक मैंने मेंशन की है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। वैसे ग्रे हैट और ब्लैक हैट की काफ़ी सारी टेक्निक्स होते हैं, लेकिन मैंने सभी के बारे में बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो हम एक एक को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला है एसईओ स्क्वाटिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक्सपायर्ड डोमेन्स को खरीदते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन पता है ना, अगर बहुत लोगों को जो स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरू से अभी जिन लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसे बहुत लोग होते हैं कि यूट्यूब से देखकर सीख रहे हैं, डोमेन परचेस कर लिया, होस्टिंग परचेस कर लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनके जो डोमेन है उसको रिन्यूअल भी कराना होता है। तो वो जब रिन्यूअल कराना भूल जाते हैं तो डोमेन एक्सपायर हो जाता है। पूरी वेबसाइट में जम के वर्क किया, ठीक है ना, ज्ञान दुनिया भर का बटोर दिया, लेकिन इतनी सी मिस्टेक हो गई। तो कई बार क्या होता है कि अच्छे अच्छे डोमेन भी एक्सपायर हो जाते हैं जिनका DAPA भी अच्छा होता है। तो एसईओ स्क्वाटिंग में हम क्या करते हैं कि उन डोमेन्स को परचेस करते हैं, उनको थोड़ा सा उनके कॉन्टेंट पेज वगैरह बनाते हैं और थोड़ा सा कंटेंट डालते हैं उसमें, क्योंकि अच्छे DAPA वाली साइट को रैंक करवाना थोड़ा सही रहता है। तो एसईओ स्क्वाटिंग भी ग्रे हैट टेक्निक का पार्ट है। तो लोग नज़र गड़ाए रखते हैं कि कब ये डोमेन एक्सपायर होगा। बहुत लोग ऑटो रिन्यूअल में रखते हैं अपने डोमेन को, जैसे बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स है वो ऑटो रिन्यूअल में रखती है अपने डोमेन को, क्योंकि वो पता है द डे दे मिस पेमेंट डेडलाइन लोग कोई और उसको खरीद लेगा। समझ रहे हो ना आप। और फिर यहाँ पे फिर तीसरा काम करेगा ब्रोकर को पैसे दो, फिर मांडोली स्टार्ट होती है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो पहले ही प्रिकॉशन बना के रखती है कि उनका डोमेन एक्सपायर होने से पहले ही वो उसको रिन्यूअल करा दें, या फिर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 10 साल या 15 साल जितने टाइम तक मिलता है डोमेन, उसको पहले से ही उतने लंबे पीरियड के लिए खरीद के रखते हैं। तो सबसे बड़ी पहली जो प्रैक्टिस होती है ग्रे हैट एसईओ की, वो होती है एसईओ स्क्वाटिंग, एक्सपायर्ड डोमेन को खरीदना जो कि अच्छे DAPA वाले हैं, जिनकी बैकलिंक प्रोफाइल भी अच्छी है। दूसरा होता है रीडिज़ाइन योर वेबसाइट एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर देखो, एक होता है, अगर आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट सुना होगा, शायद पॉडकास्ट में मैंने बात की थी या नहीं, आई डोंट नो। तो उसमें क्या होता है कि आर्टिकल की भी एज होती है। जैसे अगर जो न्यूज़ के जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी एज होती है 1 दिन 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक आप मान लो, उसके बाद वो आर्टिकल कहीं पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो अगर विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आर्टिकल में ट्रैफिक आ गया तो ठीक है, वरना फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। वैसे ही कुछ ऐसे जॉनरास भी होते हैं जहाँ पे आर्टिकल जब आप लिखते हो तो वो एवरग्रीन होते हैं। जैसे आपका हो गया ट्रैवल निश हो गया, आप किसी जगह घूमने गए तो आपने वहाँ अपना एक्सपीरियंस लिखा है, तो वो जगह तो वही सेम रहेगी ना, ठीक है ना। तो जगह तो वही सेम रहेगी, तो जो आपका पढ़ रहा है तो वो उस हिसाब से अपना परसेप्शन बनाएगा। सो कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने इस साल आप 2020 में केदारनाथ गए हों और कोई आर्टिकल आपका मान लो अब 2024 में 2020 का आर्टिकल पढ़ता है, तो आप और आपका रैंक नहीं कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 2024 का बना सकते हैं। वैसे ही वेबसाइट के केस पर होता है कि आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहोगे, क्योंकि गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं, जो बॉट्स होते हैं, वो रेगुलरली वेबसाइट्स को फैच करते रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत अपने डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स में, तो बॉट्स को लगता है कि इन्होंने कुछ नया बनाया है या फिर ये एक न्यू वेबसाइट है। तो इस हिसाब से भी एक चीज़ वर्क करती है, ठीक है ना। तीसरी जो चीज़ है, ऐड अ कमेंट बॉक्स टू योर साइट पेजेस एंड इनवाइट एनीवन टू कमेंट। सबसे ये पॉइंट बहुत अच्छा है और ये हर किसी को करना चाहिए। होता क्या है कि जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे, अगर आप
आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टल है, वेबसाइट है किसी भी चीज़ की, आप देखोगे कि वहाँ पे काफ़ी कमेंट आते हैं और मोस्टली वो बैकलिंक बनाने के लिए आते हैं। कोई भी कमेंट बैकलिंक के लिए ही आता है मेनली। तो अगर आपने वहाँ पे अप्रूवल वाला लगा रखा है सिस्टम, मीन्स अगर पहले अगर कोई कमेंट कर रहा है तो वो तभी पब्लिश होगा जब आप उसको अप्रूवल दोगे। तो अप्रूवल वाले टाइम में आप अपने डैशबोर्ड में जाके उसे कमेंट को एडिट कर सकते हो। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, लिंक को रिमूव करके खाली कमेंट को आप अप्रूव कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके एक तो जो आपका पोस्ट होगी उसकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। जैसे यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब के वीडियो रैंक करने की काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला लाइक डिसलाइक भी हो गया आपका, दूसरा कमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वही सेम लॉजिक और वही सेम एल्गोरिदम आपके वेबसाइट में भी होता है। तो आपको एक इंगेजमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा इंगेजमेंट होगा ही, और वो काफ़ी सारा इंगेजमेंट जो होगा वो बैकलिंक के चक्कर में होगा। तो आप सबके लिंक्स को रिमूव कर खाली उनके कमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। तो वो भी आपको एक अच्छा जो है एक बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है चैरिटी लिंक्स। अब ये ना बैकलिंक पाने का एक तरीका होता है। क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं डिजिटल फॉक्स एकेडमी, मैं कुछ चैरिटी करता हूँ और मैं किसी और को कहता हूँ कि आप भी हमारे इस चैरिटी के लिंक को प्रमोट कीजिए, विच इज़, क्योंकि वो तो मैंने एक पेज बना रखा है अपने वेबसाइट से लिंक्ड, ठीक है ना, जैसे डिजिटल फॉक्स एकेडमी /चैरिटी वाला, और मैंने चैरिटी कर ली है और मैं उसको थोड़ा प्रमोशन करता हूँ। मैं दूसरों को कहता हूँ कि आप भी इस लिंक को लगाइए ताकि और भी आपके थ्रू जो है वो चैरिटी कर सके। तो इससे होगा क्या, मुझे उनकी तरफ से एक बैकलिंक मिल जाएगा। तो ये भी लोग करते हैं, ये प्रैक्टिसेस भी करते हैं। ये इलीगल नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिसेस लोग करते हैं। तो थोड़ा सा चैरिटी करके वो बहुत जगह से बैकलिंक्स को जमा कर देते हैं, वो भी क्वालिटी बैकलिंक्स को। सो ये प्रैक्टिस भी बहुत पॉपुलर है। पांचवा है स्पन कंटेंट या रिहैश कंटेंट। आप सभी को पता है, जैसे पिछली बार हमने कहा था, जो इससे पहले भी हमने ब्लैक हैट एसईओ में पढ़ा है, जो आर्टिकल स्पिनर होता है वो क्या करता है कि सिर्फ आर्टिकल को स्पिन करता है, कुछ वर्ड को वो चेंज कर देता है, बाकी आर्टिकल पूरा जैसे का तैसा पड़ा रहता है और बस यूज़र को दिखाता है ये तो न्यू आर्टिकल आ गया है आपके सामने। लेकिन स्पन कंटेंट और रिहैश कंटेंट, ये रिहैश जो वर्ड है ये मेरा खुद का ही डेवलप किया गया है, कॉइन टर्म्ड है, ठीक है। तो स्पन कंटेंट में हम क्या करते हैं कि दूसरे के कंटेंट से इंस्पायर होकर हम उसी को अपने शब्दों में लिखते हैं। तो नॉलेज किसी और की है लेकिन वर्ड्स अपने हैं, समझ में आई ना बात। रिसर्च किसी और की है और वर्ड्स अपने हैं। और या फिर अगर आप समझिएगा दोबारा से, अगर हम किसी एक सोर्स से कॉपी करते हैं तो वो कॉपी हुआ, लेकिन अगर हम 10 सोर्स से कॉपी करेंगे तो लॉजिकली तो वो रिसर्च हुआ ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 जगहों से आर्टिकल का रेफरेंस लेकर उसको या तो खुद लिख सकते हैं या फिर थोड़ा मोड़ा आगे पीछे करके उसको खुद भी जो है क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत चेंज उन करके कॉपी पेस्ट मार के उसको यूनिक बना सकते हैं। पर मैं रिहैश टेक्निक जो मैंने आपको बोला है कि 10 जगह से रेफरेंस लेकर एक बढ़िया आर्टिकल लिखिए, बढ़िया आर्टिकल। देखिए नॉलेज तो ऑब्वियसली हर जगह ही है, ठीक है ना। अगर आप किसी और से इंस्पायर होकर आर्टिकल लिखते हो तो वो कॉपी नहीं होता है, वो कॉपी कभी भी नहीं कहलाएगा। मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स में लिखिए और अच्छे से लिखिए, उनसे बेहतर लिखिए। 10 जगहों से नॉलेज लेकर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा आर्टिकल बनेगा ही। तो रिहैश टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम 10 जगह से रेफरेंस लेकर एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल को लिखते हैं। छठा है वो है राइट नेगेटिव रिव्यूज़। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग रिव्यूज़ को भी चेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे इज़ डिजिटल फॉक्स एकेडमी इज़ अ गुड मेंटोर या वेबसाइट या चैनल, तो आप देखोगे कि पॉजिटिव रिव्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन लोग नेगेटिव रिव्यूज़ बड़े पढ़ते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ बड़े पढ़ते हैं क्योंकि उनको बुराई देखनी है। अच्छाई तो सभी, चलो मैंने एक फ़ोन ख़रीदा है, मेरे को सब सही लग रहा है, चलो ठीक है, लेकिन जिस आदमी की इसमें ख़राबी आई है लोग को जानना है कि भाई पॉसिबल ख़राबी क्या आ सकती है। तो कुछ लोग जानबूझ के पेड नेगेटिव रिव्यूज़ करवाते हैं ताकि उनकी साइड में ट्रैफिक आए। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि ग्रे हेड टेक्निक में आती हैं। तो देखिए ग्रे हेड टेक्निक लीगली और लॉजिकली जो है वो वैलिड रहती है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा करने लग जाते हो तो ये ब्लैक हैट एसईओ में भी काउंट होता है। तो ग्रे हेड टेक्निक में काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस आती हैं। तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को सही से करें और एटलीस्ट ब्लैक हैट एसईओ से आप दूर रहें। और आर्टिकल स्पिन तो बिल्कुल भी आप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस एंड गलत प्रैक्टिस है।
तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपने ब्लॉग नहीं बनाया है, तो आप प्लीज़ इस बात को कंसिडर कीजिए जो मैंने आपको यहाँ बताई है कि इन सब में से एटलीस्ट कुछ मत कीजिएगा जो ब्लैक हेड एसईओ में आपका मैंने बताया है। सो गाइज़, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा जो कि मेरा एक पॉडकास्ट वर्जन था कि वाई पीपल क्विट ब्लॉगिंग, इसमें मैंने काफ़ी अच्छी बातें की हैं, तो प्लीज़ उसको सुन सकती हैं आप। मैं आई बटन में भी इसको डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कंसिडरिंग सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ अगर ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिएगा। if you want to learn more, please enroll in our basic to advanced marketing course जिसकी प्राइस 3000 रुपीज़ है और मुझे लगता है ये बहुत ही अफोर्डेबल एक प्राइस पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।